सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक 2018 में जो इंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे, यानी कि बिहार सरकार द्वारा जो भी 2018 का इंट्रेंस एग्ज़ाम लिया गया था उसमें जो भी क्वेश्चन आप स्टूडेंट से पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं पूरे कंसेप्ट के साथ। यानी कि ये जो वीडियो है 2018 पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ओके, तो ये वीडियो जो है पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम जो है 2020 देने वाले युवा छात्रों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो आई होप कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन जरूर करिएगा, क्योंकि जो है आप जब सब्सक्राइब करते हैं और हम देखते हैं कि हमारा सब्सक्राइबर जब बढ़ रहा है तो हम जो है काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, उससे जो है और अच्छा कुछ कर गुजरने का प्रयास करते हैं। तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है यदि सब्सक्राइब करते हैं या शेयर करते हैं या लाइक करते हैं, तो लाइक को भी देखकर जो है मोटिवेट होते हैं हम लोग। तो इस तरह जो है हमारी टीम काम करती है, यानी कि जिस तरह आप मांग करते हैं, जिस तरह आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं, उस तरह जो है हमारी टीम देखती है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं किस प्रकार के हैं, उस तरह हम लोग वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। तो हमने जो है एक पोस्ट डाला था कम्युनिटी पे पोस्ट डाला था, उसमें जो है बिहार ITI, बिहार पॉलिटेक्निक और बोथ करके डाला था कि किसको मतलब कौन कौन पढ़ना है। तो इसमें 30% जो स्टूडेंट है वो पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले भी है। तो बिहार ITI इंट्रेंस एग्ज़ाम का तो जो है सेशन चल ही रहा है मैथ का, और मैथ का लगभग सेशन हमने कंप्लीट करा चुके हैं। एक घंटा का वीडियो जो है हमारे प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर, यदि आप ITI इंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं और नहीं देखते हैं तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। और ये जो है पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्ज़ाम का भी हमने 2019 का जो है पूरा डिस्कशन करा चुका है, और ये आपका जो आज का सेशन है ये 2018 का है। यानी कि 2018 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका पार्ट 1 होने वाला है। क्योंकि ये जो है आपका फिजिक्स का है। इसमें फिजिक्स के सारे क्वेश्चन को देखेंगे कि जो उस समय फिजिक्स का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो किस तरह का पूछा गया था। यानी कि 30 मार्क्स का पूछे जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपका मैथ होता है। तो मैथ में जो है आपका 30 क्वेश्चन होते हैं, ये भी 30 क्वेश्चन होते हैं और ये भी 30 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो है आपका 5 मार्क्स का होता है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या होगा आपका 150, और ये आपका 150 और ये भी आपका 150, यानी कि 450 कुल मार्क्स का जो है आपका एग्जाम होता है। तो इसमें जो है हम लोग सिर्फ आज जो है पहले फिजिक्स का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। फिजिक्स के 30 क्वेश्चन जो हैं उस पूरे 30 क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके पूरे डिस्कशन के साथ देखने वाले हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और पहले देखिए। यदि अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो लाइक मत कीजिएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यदि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे तो ये क्वेश्चन जो बोल रहा है आपका, क्या बोल रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल होगी। तो आपका जो है वायु में जो है प्रकाश की चाल दे रखा हुआ है। कितना दिया हुआ है आपका वायु में क्या दे रखा हुआ, वायु में प्रकाश की चाल आपका दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, अब क्या दे रखा हुआ है, और अपवर्तनांक यानी कि माध्यम के साथ जो अपवर्तनांक बन रहा है तो वो आपका 1.5 दे रखा हुआ है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? यदि अपवर्तनांक के सूत्र की बात करें तो आपको मालूम होगा कि माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है, माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या फॉर्मूला होता है? माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है आपका? वायु में प्रकाश की चाल और बट्टा में क्या हो जाएगा आपका माध्यम में प्रकाश की चाल। ओके, तो अपवर्तनांक आपको तो दे रखा हुआ था, कितना दे रखा हुआ था 1.5। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 1.5 जो है आपका अपवर्तनांक दे रखा हुआ है, और वायु में जो है आपका चाल दे रखा हुआ है। वायु में कितना दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपका दे रखा है वायु में। और माध्यम में नहीं दे रखा है, तो माध्यम में जो है आपका इसी तरह लिख देते हैं, माध्यम में इसी को जो है आपको फाइंड आउट करना है में प्रकाश की चाल। ओके, प्रकाश की चाल। ओके, हाँ,
अब इसको क्या करते हैं, तिरछा तिरछी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो ये इधर आएगा और ये क्या हो जाएगा, बट्टा में चला जाएगा। तो माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर क्या हो जाएगा, माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर, ये आपका पहले से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो ये इसी तरह रहेगा। और ये आपका 1.5 आ जाएगा बटा में, तो यहाँ पे बटा में 1.5 हो जाएगा। अब ये 1.5 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट करेगा 3 को कितना बार में, आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि 1.5 दूना कितना होता है, 2 3 होता है, तो 1.5 दूना 3 यानी कि 1.5 में 2 से गुना कीजिएगा तो 3 आएगा, तो इसलिए 2 बार में ये कैंसिल आउट हो गया। और जो आपका सही उत्तर निकल गया क्या आया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है आपका सही उत्तर आया, और यही आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप कि आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे और इसके डिस्कस को भी आप समझ रहे होंगे। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह बनेगा, माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल और बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। इस तरह हम जो है सबका वैल्यू फाइंड यहाँ पे पुट करेंगे, और पुट करने के बाद जो है आपका प्रकाश की चाल पूछ रहा है, तिरछा तिरछी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे माध्यम की चाल इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बट्टा में 1.5, तो 1.5 3 को कैंसिल आउट कर देगा कितना बार में, 2 बार में, तो 2 बार में कैंसिल आउट, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है माध्यम में प्रकाश की चाल निकल कर आएगा, और यही आपका सही उत्तर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आपसे पूछ ये रहा है कि क्या दे रखा है, हाँ पूछ रहा है यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात करें। यानी कि वायु के सापेक्ष दे रखा हुआ है कांच का अपवर्तनांक, लेकिन कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक पूछ रहा है। तो यहाँ पे वायु के सापेक्ष कांच का दे रखा हुआ है 1.5, तो ये पूछ रहा है कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक पूछ रहा है, सापेक्ष पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। यानी कि इसका ये वाला इस तरफ पूछ रहा है, यदि आपको कांच वाला दिया रहता और वायु वाला पूछता तो ये भी पलट जाता, तो उसी तरह ये भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। 1.5 1 के बटा में क्या कर देंगे, 1.5 कर देंगे। ये क्या होगा, दशमलव के कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 ऊपर 0 बैठा देंगे, दशमलव कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर 0 बैठाएंगे। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 से 5 × 10 और 5 से 3, यानी कि 2/3 जो है आपका सही उत्तर के रूप में आएगा, और यही आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो जी यदि आपसे पूछेगा कि वायु के सापेक्ष दिया रहेगा और उसके विपरीत पूछेगा, यानी कि वायु के सापेक्ष आपका कांच का दिया है और पूछ रहा है कांच के सापेक्ष वायु का, तो यदि उल्टा पूछ रहा है तो उल्टा कर देंगे। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दे रखा हुआ है, बोल रहा है कि जब एक दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर निर्देशित होता है तथा दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर निर्देशित होता है तो तब उदासीन बिंदु होगा। मान लीजिए ये बोल कर रहा है कि ये आपका यदि चुंबक हो गया, ये चुंबक हो गया और ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल, और ये आपका साउथ पोल हो गया। अब ये साउथ पोल जो है यदि इस तरह घूमकर इधर उत्तर की ओर आ जाए और उत्तर वाला जो है नॉर्थ पोल जो है वो आपका साउथ की तरफ आ जाए तो उदासीन बिंदु क्या होगा। तो उदासीन बिंदु ऑप्शन नंबर यदि देखा जाए तो चुंबकीय अक्ष पर ही होगा। तो यानी कि उदासीन बिंदु यानी कि दोनों तरफ प्रतिकर्षण दबा कर लगेगा, और कहाँ लगेगा, ये चुंबकीय अक्ष पर, ये बीच में लगेगा। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका 4th नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक 60 वाट के बल्ब में 0.5 एम्पीयर की धारा बहती है, 1 घंटे में इससे गुजरने वाला कुल आवेश क्या होगा। तो कुल आवेश यानी कि आवेश इक्वल टू क्यू का मान पूछ रहा है। तो क्यू इक्वल टू क्या होता है आपका IT होता है। तो I का मान यहाँ पे दिए रखा हुआ है, बना लेते हैं इसको। आपका आवेश दे रखा है, आवेश को कैसे सूचित किया जाता है, क्यू से। क्यू इक्वल टू IT। तो I का मान दे रखा हुआ है, कितना दे रखा हुआ है, 60 दे रखा हुआ है। कितना दे रखा हुआ है, 60 दे रखा हुआ है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं I का मान 60 वाट दे रखा हुआ है। और जो है आपका
60 वाट नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आई का मान जो है 0.5 एम्पियर दे रखा हुआ है। वाट तो आपको शक्ति दे रखा हुआ है ना, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपका 0.5 दे रखा हुआ है यहाँ पे एम्पियर यानी कि धारा का मान, तो 0.5 हो गया। और उसके बाद जो है आपका क्या दे रखा हुआ है, 1 घंटे में इसे गुजरने वाली आवेश ज्ञात करना है। तो ये जो है आपका एम्पियर है, धारा का मान हो गया। और उसके बाद समय दे रखा हुआ है 1 घंटा। तो 1 घंटा का मतलब क्या, आपको इसको क्या करना होगा, घंटा को मिनट में चेंज करना होगा। सॉरी दोस्तों, मिनट में नहीं, इसको सेकेंड में चेंज करना होगा। घंटा में दे रखा हुआ है, तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 60 गुने 60 हो जाएगा। तो इस तरह 60 गुने 60 कर देंगे। ठीक है, जगह पर क्या लिखेंगे, 60 गुने 60। क्यों लिखेंगे 60 गुने 60, क्योंकि ये जो है आपका ये आपका घंटा में दे रखा हुआ है और इसको आपको सेकंड में चेंज करना है। तो सेकंड में चेंज करने के लिए 60 गुने 60 लिखेंगे। अब गुना करेंगे तो 6 36, तो 36 100 हो जाएगा। और इसमें गुना करना है 0.5 से, तो जब इसमें 0.5 से गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा आपका 1800 कूलम जो है आपका सही उत्तर के रूप में आएगा। और यही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन देखें, हाँ ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। यही आपका राइट आंसर होगा, 1800 कूलम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था, आवेश का मान पूछ रहा था, तो आवेश इक्वल टू IT होता है। तो एम्पियर यानी कि धारा का मान दे रखा हुआ है 0.5, और 60 वाट जो दे रखा है उसे कोई मतलब ही नहीं है 0.5। और 1 घंटा तक चलाना है, तो 1 घंटा है, उसको पहले हमको सेकेंड में चेंज करना होगा। तो सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि वो जो है पहले मिनट में चेंज होगा, तो मिनट में 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट, फिर मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इसलिए 60 से गुना करना पड़ा। तो इस तरह जो है आपका 1800 कूलम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन करके आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक प्रकाश किरण बोल रहा है 5 नंबर क्वेश्चन। एक प्रकाश किरण की आवृत्ति 6 गुने 10 के पावर 14 हर्ट्ज है। जब यह 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में संचरण करती है तब इसकी आवृत्ति होगी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है आकर्षित करने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इधर उधर करके दे रखा हुआ है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपका, एक प्रकाश किरण की आवृत्ति जो है आपका 6 गुने 10 के पावर 14 हर्ट्ज दे रखा हुआ है। आप बोल रहे हैं कि जब यह 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम से संचरण करती है, यानी कि जाती है, यानी कि एक माध्यम है जिसका अपवर्तनांक 1.5 है, 1.5 अपवर्तनांक का एक माध्यम है, और इस जो है किरण को उस माध्यम से गुजारा जाएगा, तो वो उसका आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका आवृत्ति कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। और आपको याद होना चाहिए कि आवृत्ति, जब कोई भी प्रकाश वगैरह जो है किरण है, यदि किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो सब कुछ चेंज होगा, लेकिन आवृत्ति में कोनो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आवृत्ति जो है नॉट यानी कि अपरिवर्तित रहेगा, यहाँ पे चेंजेबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में जो है ए नंबर ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि ये 6 गुने 10 के पावर 14 हर्ट्ज जो है इतना ही रहेगा, इसका आवृत्ति बदलेगा नहीं। वो चाहे कितना भी अपवर्तनांक है, चाहे हीरा ही क्यों ना हो, हीरा के माध्यम से भी गुजरेगा तो उसका आवृत्ति में चेंजिंग नहीं होगा। तरंगदैर्घ्य उसका जो है लंबाई या वेधन क्षमता, इस समय जो चेंजिंग है वो होगा, लेकिन आवृत्ति में कभी भी चेंजिंग नहीं होता है। तो इसको आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है आपका सही उत्तर होगा, जो है वही रहेगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक पिंड का आवेश 80 माइक्रो कूलम है, इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो 80 माइक्रो कूलम, यहाँ पे थोड़ा सा जो है कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में भी क्या बोल रहा है कि अब -80 माइक्रो कूलम, तो माइक्रो कूलम यानी कि 10 के पावर -6, ये क्या रखा हुआ है, कूलम में दे रखा हुआ है। ओके, तो ये माइक्रो कूलम में दे रखा था, तो उसको माइक्रो को हम लोग हटा दिए, तो क्या हो गया 10 के पावर -6। एक माइक्रो बराबर क्या होता है 10 के पावर -6 होता है, इसलिए हम 10 के पावर -6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। अभी पूछ रहा है कि इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें से फाइंड आउट करना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होंगे। तो कितना कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है कूलम, 1.6 × 10⁻⁻19 होते हैं कूलम। एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम,
1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होते हैं। तो इतना कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, ये भी माइनस में रहेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है हमेशा माइनस में होता है, इसलिए इसको भी माइनस में रखेंगे। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आप 0 बैठा दीजिए, एक दशमलव कैंसिल आउट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 16 25 80 यानी 50 हो गया। और उसके बाद ये -19 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +19, तो +19 होगा तो क्या हो जाएगा -6 और +9 कितना हो जाएगा 10 का पावर 13 हो जाएगा, 10 का पावर 13 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो है 50 है, तो 50 को कैसे लिख सकते हैं, 5 का पावर 0 लिखेंगे तो ये इधर 10 के पावर 1 से गुना करना पड़ेगा ना जी। तो ये जो है 1 क्या हो जाएगा, इसमें आके जुट जाएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी कि 5 का गुना 10 का पावर जो है आपका 14 जो है सही उत्तर के रूप में आएगा। यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन होगा। तो इसको थोड़ा सा एक बार और समझ लेते हैं। आपको दे रखा हुआ था कि 80 माइक्रो कूलम, तो माइक्रो मतलब 10 के पावर -6, तो उसमें -6 से गुना कर दिए। अब मतलब माइक्रो में दिया रहा है तो उसको सिर्फ कूलम में चेंज करें, सिर्फ कूलम में क्यों चेंज करें, क्योंकि आपको जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में कूलम का मान होता है वो आपको कूलम में दिया है या कूलम में रहता है, तो उस तरह आपको कोई दिक्कत वगैरह नहीं होगा। इसलिए हम लोग इसको जो है माइक्रो को कूलम में चेंज कर दिए, तो 80 × 10 के पावर -6 हो गया। और ये जो है आपका बटा में 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन में। ओके, एक इलेक्ट्रॉन आवेश में इतना कूलम होता है, तो इसलिए भाग कर दिए, तो जो आया वो आपका इतना जो है, इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों के जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे इतना होंगे, इतना कूलम के रूप में होंगे। तो ये आपका 5 × 10 के पावर 18 10 के पावर 14 जो है सही उत्तर होगा। और ये क्वेश्चन इसी तरह बनेगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक लिफ्ट का द्रव्यमान 500 kg है, लिफ्ट के बल में तनाव क्या होगा जब यह 2 मीटर/सेकंड² के त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है आपको तनाव पूछ रहा है, यानी कि जो है आपका लिफ्ट एक है, लिफ्ट में 500 kg का वजन का एक कोई चीज़ रखा हुआ है और वो जो है 2 मीटर/सेकंड की वेग से ऊपर की ओर जा रही है। तो लिफ्ट का जो तनाव है, वो रस्सी द्वारा जो तनाव होता है, वो तनाव आपका कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको याद होगा कि तनाव यानी कि टेंशन बराबर क्या होता है यहाँ पे लिफ्ट के लिए m × g + a होता है, यानी कि m फॉर मास, g फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि गुरुत्व त्वरण और a फॉर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे m फॉर मास यानी कि द्रव्यमान आपको दे रखा हुआ है कितना 500, तो 500 हो गया। और g फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान क्या होता है 9.8 मीटर/सेकंड², तो यहाँ पे 9.8 लिख देंगे। आप प्लस में a एक्सेलरेशन जो है आपके लिए एक्सेलरेशन कितना था 2 मीटर/सेकंड जो क्वेश्चन में दे रखा हुआ है, तो उसको 2 लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पे इसको आगे बढ़ाएंगे तो 500 गुना में क्या हो जाएगा 9 और 2 11.8, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये आप दशमलव कैंसिल कीजिएगा तो ये एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यह आपका क्या हो जाएगा 0 का 0 और 8 5 40 और यहाँ पे 11 5 55 और 55 4 59, यानी कि 5900 जो है आपका सही उत्तर आएगा। 5900 न्यूटन जो है यही आपका राइट आंसर होगा। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर स्क्रीन पे क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। क्या बोल रहा है, बोल रहा है परम शून्य ताप होता है, यानी परम शून्य ताप क्या होता है, कितना होता है, कितना डिग्री सेल्सियस पर परम शून्य ताप, यानी कि उससे जो है और कम ताप हो ही नहीं सकता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो जो है परम शून्य ताप का मान जो होता है एक -273 डिग्री सेल्सियस होता है। एक यदि आपको यही ऑप्शन में दे रखा हुआ है तो आप इसको मारिएगा, अगर नहीं दे रखा हुआ है तो आप क्या मारिएगा 0 केल्विन मारिएगा। तो आपको ऑप्शन में दे रखा हुआ है कि प्लस में 273, डी नंबर ऑप्शन देखिएगा तो प्लस में 273 डिग्री सेल्सियस दे रखा हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में जो है 0 केल्विन दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे डी नंबर ऑप्शन जो है फटाक मार देंगे। तो इस तरह जो है कैंसिल जो है आपका सही उत्तर नहीं होगा, वो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 0 केल्विन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपको एग्जाम में इस तरह का
क्वेश्चन आए तो आप मारिएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बोल रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो उड़ता है वायुमंडल में वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। लेकिन ऑप्शन देखें ना तो ऑप्शन में संवेग संरक्षण कहीं नहीं दे रहा है, कहीं भी नहीं दे रहा है। पहला है ऊर्जा संरक्षण, 2 नंबर ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण, 3 नंबर ऑप्शन दे रहा है रेखीय संवेग संरक्षण और 4 नंबर दे रखा है कोणीय संवेग संरक्षण। तो जो आपका रॉकेट होता है वो रेखा की तरह न ऐसे गति करता है, तो वो आपका रेखीय संवेग संरक्षण जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और इसी को आपको एग्जाम में आंसर के रूप में पिक करना होगा। ओके, तो यहाँ पे 9 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम दर्शाता है क्या। यानी कि न्यूटन का गति के प्रथम नियम जो है वो उसके द्वारा क्या मिलता है आपको। तो यह ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन बोल रहा है कि ऊर्जा को दर्शाता है, कार्य को दर्शाता है, जड़त्व को दर्शाता है, जड़त्व आघूर्ण को दर्शाता है। तो आपको याद होगा कि आपका जो है फर्स्ट लॉ में ही आपको जड़त्व के बारे में बताया गया है। न्यूटन फर्स्ट लॉ में ही आपको जड़त्व के बारे में बताया गया है कि कोई भी वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान ही रहेगी, गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि आप उस पर कोई बाह्य अंतरान्विक या आप कोई भी बाह्य असंतुलित बल न लगाए। जब तक आप असंतुलित बल उस पर नहीं लगाएंगे तब तक वो वस्तु जो है गतिमान यानी गतिशील में है तो गतिशील रहेगी, या बैठी है या विराम में है तो विराम में रहेगी, जब तक वो उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। जब तक आप ढकेलिएगा तब तक वो नहीं चलेगी, और जब तक आप चलती हुई वस्तु को रोकिएगा नहीं तब तक वो नहीं रुकेगी। तो यही आपका जड़त्व का भी नियम होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही उत्तर होगा। इसी को आपको एग्जाम में आंसर पिक करना होगा। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपका अगला क्वेश्चन जो है बोल रहा है 11th नंबर क्वेश्चन, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। वेग में परिवर्तन, तो आपको डिफिनेशन याद है, ये सिर्फ डिफिनेशन दे रखा हुआ है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो जब भी आपके से पूछ लेना परिवर्तन तब उसके बाटा में टी डाल दीजिए। तो कराची में परिवर्तन वेग में तो v बटा टी। अब बताइए कि हाँ v/t जो है किसका फॉर्मूला होता है। वेग में वेग बटा समय किसका फॉर्मूला होता है, त्वरण का। तो वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं हम लोग, त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, और इसी को एग्जाम में आपको आंसर पिक करना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन 12th नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है। तो प्रकीर्णन जब पूछे ना तो ये हम कहिए से आपको बताते आ रहे हैं कि जब प्रकीर्णन पूछे तो सबसे जो है आपका नीचा वाला सही उत्तर होगा। यानी कि आपका जो है इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। जो आपका प्रिज्म होता है, ये प्रिज्म से जो प्रकाश है ये 7 वो निकलती है ना, 7 को। तो इसमें विवग्योर भी सबसे ऊपर लाल यानी कि रेड, विवग्योर इसको कहा जाता है। विवग्योर या बैजानी पीना कहिए, इस तरह भी आप कह सकते हैं। ओके, तो हम क्या बता रहे थे कि यहाँ पे जो है आपका जो सबसे नीचा रहेगा वो आपका सबसे अधिक प्रकीर्णन वाला होगा। यानी कि बैगनी रंग का सबसे प्रकीर्णन अधिक ज़्यादा होता है। और यदि बात करें कि सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है तो वो आपका रेड यानी लाल रंग का। और यदि तरंग धैर्य की बात यदि आ जाए तो सबसे अधिक तरंग धैर्य जो होगा वो आपका लाल रंग का होगा, और ये जो है आपका बैगनी रंग का सबसे कम तरंग धैर्य होगा। तो ये इसमें जो है थोड़ा सा अपोजिट रूल लगता है। यानी कि यदि तरंग धैर्य पूछे तो सबसे नीचे वाला सबसे कम और सबसे ऊपर वाला सबसे अधिक, और प्रकीर्णन पूछे तो सबसे ऊपर वाला सबसे अधिक और सबसे नीचे वाला सबसे कम। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्या बोल रहा है कि 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ये आपका बताना है। लेंस की फोकस दूरी याद करना है। और ये आपका जो है +4D दे रखा हुआ है, तो प्लस दे रखा है तो वो आपका प्लस में ही सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे आपका लेंस की क्षमता का यदि सूत्र बताए हैं तो लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है आपका, P = 1/f होता है ना। तो P = 1/f यानी कि आपका P दे रखा हुआ है 4 डायोप्टर और 1/f, और f फाइंड आउट करना है। तो तीसरा चीज को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये इधर f चला जाएगा तो f इधर आएगा तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब ये जो है आपका मीटर में रहता हुआ है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। तो 4 से कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर आएगा। और ये 25 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर जो है आपका कितना में दे रखा हुआ है,
ऑप्शन नंबर सी में दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो ऑप्शन नंबर सी जो दे रखा हुआ है ये मीटर में दे रखा हुआ है, तो जब मीटर में दे रखा हुआ है ना तो इसको मीटर में ही रहने देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे यदि आप 200 बैठाइएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.5, यानी कि ये आपका सेंटीमीटर में कहिए तो 25 सेंटीमीटर और मीटर में कहिए तो 0.25 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको बता सकते हैं आंसर के रूप में। तो यहाँ पे मीटर में पूछ रहा है तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही उत्तर होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर क्वेश्चन जो वो है बोल रहा है कि अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव होता है। तो अवतल लेंस से तो ये जो है आपका इसका आवर्धन सदैव जो है 1 से कम होता है। तो इसलिए ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर होगा। 1 से कम जो है अवतल लेंस में हो जाएगा और उत्तल पूछेगा तो 1 से अधिक हो जाएगा। उत्तल में 1 से अधिक, अवतल में 1 से कम। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बल का एसआई मात्रा क्या होता है। तो बल यानी कि आपका न्यूटन जो आपका एसआई यूनिट होता है वो आपका तो न्यूटन हो भी करता है, लेकिन ऑप्शन में देखें तो वो आपका न्यूटन नहीं दे रखा हुआ है, वो जो है आपको उसको थोड़ा सा और डीपली में करके दे रखा हुआ है, उसको जो है उसके मान को फाइंड आउट करके दे रखा हुआ है। तो यदि बल की बात करें तो बल बराबर क्या होता है, यानी कि फोर्स बराबर एफ इक्वल टू आपका क्या होता है एम ए होता है। तो एम मतलब द्रव्यमान मतलब केजी। ओके, ए मतलब एक्सेलरेशन मतलब वेग में परिवर्तन। तो वेग में एक्सेलरेशन का क्या होता है आपका मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसका पूरा का जो है ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बोल रहा है क्या किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। तो किसी कोई भी वस्तु का जड़त्व जो है आपका द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यदि आप पढ़े होंगे न्यूटन लॉ में तो उसमें अच्छी तरह से बताया गया है कि जिस तरह का द्रव्यमान होगा उतना ही उसका जड़त्व जो है क्रिएट करेगा, यानी कि जड़त्व जो है आपका द्रव्यमान पर निर्भर करता है, इसको आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाता है तो वह गति करेगी, यानी कि गति आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। गति करेगी ये आपको यहाँ पे गति लिख कर थोड़ा सा ध्यान को इधर उधर भटका दे रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको फाइंड जो करना है त्वरण ही फाइंड करना है। यानी कि गति का मतलब आप यहाँ पे त्वरण समझिए। क्या समझिए? त्वरण, यानी कि एफ इक्वल टू आपका क्या दे रखा होता है एम ए होता है। तो एफ इक्वल टू एम ए होता है। तो आपको यहाँ पे दे रखा हुआ है क्या एफ इक्वल टू दे रखा हुआ है 1 न्यूटन, और इधर में क्या दे रखा हुआ है केजी, यानी कि द्रव्यमान दे रखा हुआ है 1 केजी, और उसके बाद एक्सेलरेशन नहीं दे रखा हुआ है, यानी कि एक्सेलरेशन मतलब गति पूछ रहा है। तो इसलिए आप एक्सेलरेशन ज्ञात कीजिए। तो जब एक्सेलरेशन ज्ञात कीजिएगा तो गुना में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो 1/1 और यहाँ पे एक्सेलरेशन का क्या होता है सिंबल ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है यहाँ पे आपका सही उत्तर के रूप में आएगा। और बात करें तो यहाँ पे त्वरण से ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण से। ओके, तो इस तरह जो है ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो सौर सेल सूर्य का प्रकाश से आने वाला जो सौर सेल होता है वो सौर ऊर्जा को किस रूप में जो है आपका रूपांतरित करता है। तो एक है आपका 1 नंबर ऑप्शन विद्युत ऊर्जा में, 2 नंबर ऑप्शन है गतिज ऊर्जा में, 3 नंबर ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा में, और 4 नंबर ऑप्शन है तापीय ऊर्जा में। तो सौर सेल जो होता है वो आप यदि सोलर वगैरह लगाते होंगे आपके गांव के या अगल बगल में आपको लगा होगा सोलर, तो वो सूर्य का प्रकाश जो आता है वो क्या करता है, वो कन्वर्ट कर सूर्य को प्रकाश को आपको कन्वर्ट करके क्या चीज़ के रूप में देता है, विद्युत ऊर्जा के रूप में देते हैं। आप मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं या बैटरी वगैरह चार्ज करते हैं तो विद्युत ऊर्जा ही न होगा, तो वो किस में रूपांतरित कर रहा है, विद्युत ऊर्जा में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर होगा, विद्युत ऊर्जा इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या के संबंध में त्रिज्या में संबंध क्या होता है। यानी कि आपका एफ और जो सी
वक्रता त्रिज्या होती है जिससे आर डिनोट करते हैं, तो इसके बीच में क्या जो है आपका संबंध होता है। तो इसके बीच में संबंध क्या होता है आपका, एफ बराबर इस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या आर बराबर आपका एफ जो है एफ का दोगुना होता है। तो इसमें देखिए तो ये और ये इन दोनों में से कोई दोनों ऑप्शन में से कोई एक दे रखा हुआ होगा। ऑप्शन जो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा हुआ है एफ इक्वल टू आर बाई टू, और यही जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन देखेंगे तो आर इक्वल टू एफ बाई टू, यानी कि फोकस दूरी का भी जो आधा बोल रहा है, तो ये कतई नहीं होगा। और एफ इक्वल टू टू आर यानी कि दोगुना बोल रहा है वक्रता त्रिज्या के बराबर, जो है वक्रता त्रिज्या के दोगुना के बराबर फोकस दूरी पूछ रहा था, ये भी गलत है। डी नंबर भी ऑप्शन गलत है, एफ बराबर आर कभी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए ही जो है आपका सही उत्तर होगा। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोल रहा है कि एक एंगस्ट्रॉन, इसको एंगस्ट्रॉन बोलेंगे, जो आपको दिख रहा होगा ए के रूप में 1 ए के पावर यहाँ पे 0 के रूप में लिख रहा होगा ना, उसको एंगस्ट्रॉन पढ़ेंगे। यानी कि एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है, तो एक एंगस्ट्रॉन का जो मान होता है वो आपका 10 का पावर -10 होता है। एक एंगस्ट्रॉन बराबर क्या होता है, 10 के पावर -10 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसको आपको याद रखना है, एक एंगस्ट्रॉन में कितना होता है, 10 के पावर -10। यदि माइक्रो में पूछेगा तो माइक्रो में अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन में चर्चा किया था, माइक्रो बराबर क्या होगा था, 10 के पावर -6। नाइक्रो में बोलेगा तो नाइक्रो में 10 के पावर -9। फीको बोलेगा तो आपका 10 के पावर -15, इस तरह होता है। ओके, तो इस तरह जो मान होते हैं एक दिन उसको भी हम लोग चर्चा में लाएंगे और उसको भी क्लियर कर लेंगे। ओके, तो ये जो है आपका एंगस्ट्रॉन पूछा है तो 10 के पावर -10 मीटर हो जाएगा सही उत्तर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी होगी। तो वक्रता त्रिज्या जो है आपका 15 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है, तो आपको फोकस दूरी जो है आपको फाइंड आउट करना है। तो अवतल दर्पण जो है यहाँ पे तो मान तो दे रखा हुआ है, लेकिन अधिकतर बच्चे जो है प्लस और माइनस के सिंबल में जो है गलती कर बैठते हैं। यानी कि अवतल दर्पण ये है। ओके, अब इसमें जो है आपका फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या जो दे रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर, ये आपका सी हो गया, और ये जो है आपका 15 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है। आपको एफ यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो एफ जो होता है ये सी का आधा होता है, आप जानते हैं। तो सी का आधा यानी कि 15 का आधा जो है आपका क्या हो जाएगा, 7.5 तो हो ही करेगा, लेकिन 7.5 तो होगा, लेकिन प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो आप यदि आप लेंस सूत्र या आप लेंस सूत्र वगैरह नहीं, आप यदि अवतल दर्पण बढ़िया से पढ़े होंगे तो उसमें जो है आपका इस अवतल दर्पण के सामने जो भी ये एफ और सी जो है ये सब रहते हैं, ये सारे का सिंबल क्या होता है, माइनस में होता है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका माइनस। ये क्या है, आपके ऑपोजिट में है, इस इधर नहीं है, इसलिए यदि इधर रहते तो प्लस में रहते, लेकिन इधर है विपरीत में है, इसलिए क्या हो गया माइनस में हो गया। तो 7.5 सेंटीमीटर जो है ऑप्शन नंबर बी माइनस वाला जो है सिंबल सही उत्तर होगा। ओके, तो आई होप कि आपको माइनस और प्लस में कन्फ्यूजन अब नहीं क्रिएट होगा, आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है 22 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं इन धनुष के बनने में सम्मिलित है। तो इन धनुष के बनने में जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा हुआ है परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण। बी नंबर देख लेते हैं अपवर्तन, विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 3 नंबर जो है अपवर्तन, विक्षेपण, आंतरिक परावर्तन। उसके बाद डी नंबर दे रखा हुआ है विक्षेपण, प्रकीर्णन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जब आपका इंद्रधनुष जो बनता है ना, वो आपका सूर्य का ऑपोजिट बनता है। यदि सूर्य इधर रहेगा तो उधर इंद्रधनुष बनेगा, इधर रहेगा तो उधर इंद्रधनुष बनेगा। ओके, तो ये जो है आपका ऑपोजिट में बनता है, और इसमें जो कार्य होता है वो अपवर्तन, विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वही सही उत्तर होगा। अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है इसको याद रखना है, अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। इसका जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जो। ओके, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, देखेंगे तो अगला क्वेश्चन जो है रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक पूछा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन सेंटीग्रेड -1, यानी कि सी का पावर -1 जो है आपका सही उत्तर होगा। इसी को आपको एग्जाम में आंसर के रूप में पिक करना होगा। तो दोस्तों यदि यहाँ पे अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विद्युत बल्ब 12 वोल्ट 60 वाट अंकित है, यानी कि विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट और 60 वाट जो है अंकित है, तो इसमें धारा होगी। तो धारा का मान ज्ञात करना है। तो धारा, विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आप यदि आप प्रतिरोध ओम का नियम पढ़े होंगे तो उसमें जो है आपका ये बात बताया गया कि विद्युत धारा बराबर क्या होता है,
विभवांतर बटा प्रतिरोध। विभवांतर यानी कि यहाँ पे विभवांतर क्या दे रखा हुआ है, यहाँ पे विभवांतर आपका 60 वाट दे रखा हुआ है, 60 वाट के रूप में, और प्रतिरोध आपका 12 वोल्ट के रूप में दे रखा हुआ है, 12 वोल्ट प्रतिरोध है। तो यहाँ पे आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए कि 12 × 60 यानी कि 5 एम्पियर जो है आपका सही उत्तर के रूप में आएगा। और यदि ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था और काफ़ी सिंपल भी था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या बोल रहा है कि फ्यूज तार का गलनांक है। तो फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है? आप फ्यूज तार का इस्तेमाल जो है आप अपने घरों में क्यों करते हैं? क्योंकि जो है यदि आपका घर के अंदर जो है कोई भी शॉर्ट वगैरह लगेगा तो सबसे पहले आपका फ्यूज जो है, फ्यूज का वायर जो है, फ्यूज का तार जो है वो कट जाएगा, और वो टूट जाएगा जब, तो आपका ऑटोमेटिक जो है बिजली जो है ख़त्म हो जाएगा, बिजली कट जाएगा। और जब बिजली कट जाएगा तो जो है जहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ है, जहाँ शॉर्ट लगा है, वहाँ पर आप बच सकते हैं, वहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो आप फ्यूज तार का इस्तेमाल वहाँ पे काहे किए? काहे वो पहले ही गल गया, वहाँ पे काहे नहीं गला? क्योंकि उसका निम्न गलनांक है, गलनांक जो है सब बहुत कम है, इसलिए जो है वो आपका घर में शॉर्ट सर्किट हुआ, लेकिन जो है आपका बोर्ड के पास जो है फ्यूज जो तार था वो कट गया, वो कनेक्शन को काट दिया, वो टूट गया। टूट क्यों गया? क्योंकि उसका गलनांक कम था, वो पहले ही गल गया, और सब वायर के गलने से पहले वो गल गया, जिसके कारण जो है विद्युत धारा भी रुक गई। और जब विद्युत धारा रुक गई तो जहाँ शॉर्ट सर्किट हो रहा था वो उसका भी हम लोग बचाव कर लिए। तो इसलिए हम लोग फ्यूज तार का उपयोग करते हैं अपने घरों में, ये भी आप इंपॉर्टेंट जान गए। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि इसका गलनांक कम होता है और ये जल्दी जो है टूट जाता है। अब जो जल्दी टूट जाएगा तो जो है जहाँ पर जो शॉर्ट सर्किट हो रहा है वहाँ पे आप बचाव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि फ्यूज तार का गलनांक है क्या होता है, तो वो आपका निम्न होता है, इसलिए तो आप लगाते हैं कि वो जल्दी टूट जाएगा। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बोल रहा है क्या? विद्युत सेल स्रोत है, यानी कि विद्युत सेल क्या है? तो विद्युत सेल ऑप्शन की बात करें तो विद्युत धारा का स्रोत है, बी नंबर ऑप्शन जो है विद्युत आवेश का स्रोत है, सी नंबर इलेक्ट्रॉन का स्रोत है, और डी नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। तो विद्युत सेल जो है आपका विद्युत धारा का स्रोत है। विद्युत सेल जो है आपका बैटरी जो है आप रेडियो में लगाते हैं, घड़ी में लगाते हैं, उसमें लगाते हैं क्यों? क्योंकि वो विद्युत धारा जो है आपको देती है, और विद्युत धारा के कारण ही आपका रेडियो जो है बजता है या घड़ी जो है आपका चलती है। तो ये आपका विद्युत धारा जो है सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी पिंड का द्रव्यमान दोगुना तथा वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। यानी कि कोई भी पिंड है, इसको थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल टाइप का है तो थोड़ा सा इसको बताना पड़ेगा। तो आपका पहले जो है आपका द्रव्यमान m है, और उसके बाद जो है आपका वेग जो है आपका वेग जो है v है। अब बोल रहा है क्या कि पहले जब द्रव्यमान m है और अब जो द्रव्यमान इसको दोगुना कर दिया जाएगा, 2m कर दिया जाएगा, और वेग को आधा कर दिया जाएगा, यानी कि 1/2 भी कर दिया जाएगा। तो जो है परिवर्तन आएगा गतिज ऊर्जा में। क्या परिवर्तन आएगा? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv² होता है। तो इसके लिए तो इतना ही हो गया, 1/2 m है तो m और v है तो v²। ओके, अब इसके लिए क्या हो जाएगा? 1/2 और m के जगह पर 2m रखेंगे, तो 2m × v² के जगह पर क्या रखेंगे? 1/2 का स्क्वायर, ये पूरा का होल स्क्वायर होगा ना। ओके, तो इस पूरा का होल स्क्वायर कर देंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये दो कैंसिल आउट हो जाएगा, m सिर्फ बचेगा m इंटू में 1/4 बचेगा ना, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, और v²। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/4 mv²। तो यानी कि आपका पहले क्या था? आपका 1/2 mv² था, अब क्या हो गया? 1/4 mv² हो गया। यानी कि पहले जितना था उसका अब क्या हो गया? आधा हो गया। तो जब ये परिवर्तित होगा, ये 2m में परिवर्तित हो जाएगा, और ये जब आधा हो जाएगा तो आपका गतिज ऊर्जा भी जो है आपका आधा हो जाएगी। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन में क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर होगा, आधी हो जाएगी। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें जो कन्फ्यूजन वगैरह होगा तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, हम उसका जो है सॉल्यूशन बताएंगे जरूर। ओके, तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी वस्तु की प्रतिरोधकता
परिवर्तित नहीं होती है। यदि यानी कोई भी वस्तु है उसका प्रतिरोधकता जो है परिवर्तित नहीं होगा। कब? तो एक नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि पदार्थ बदल जाता है, 2 नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि ताप बदल जाता है, सी नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि प्रतिरोधक का आकार बदल जाता है, और डी नंबर बोल रहा है कि दोनों पदार्थ तथा ताप बदल जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर होगा। प्रतिरोधक का आकार कोई भी हो, कितना भी हो, उसका प्रतिरोध कभी भी नहीं बदलेगा। यानी कि आकार पर जो है प्रतिरोध नहीं डिपेंड करता है। ओके, यानी कि आकार वाला जो सिंबल होगा वो नहीं आएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर होगा। प्रतिरोधक का आकार बदल जाता है, तो इसके कारण जो है आपका प्रतिरोधकता में कोई परिवर्तन नहीं आती है। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग वो 1/81 है। यानी कि जो है आपका पृथ्वी का द्रव्यमान जो है चंद्रमा के द्रव्यमान से 81 गुना है, इतना समझ लीजिए। ओके, उसके बाद अब बोल रहा है कि यदि चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल F है, चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल F है, तो पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? तो आप मेरे दोस्त बताइए, जब पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल F है तो यहाँ जो है आपका 81 गुना है, तो वो जो है 81 से डिवाइड करने के लिए बोलेगा ना जी। क्यों? क्योंकि उसका जो है आपका गुरुत्व त्वरण जो है कम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका ए नंबर ऑप्शन F/81 जो है सही उत्तर होगा। यानी कि पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जा रहा है? F/81। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन जो है ये आपका क्या बोल रहा है कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी का अर्थ है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। जी का अर्थ पूछ रहा है, तो हमने पहले ही बताया था कि जी का अर्थ क्या होता है? गुरुत्व त्वरण। तो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि पृथ्वी का आकर्षण बल, 2 नंबर बोल रहा है कि गुरुत्व, और उसके बाद सी नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल, और डी नंबर ऑप्शन जो बोल रहा है कि स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण। तो ये जो है आपका स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण, ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर होगा। तो ये जो है आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का फिजिक्स का सेशन था, जो 2018 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे 30 क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस कर चुके। और ये आप 30 नंबर जो क्वेश्चन देखे आपको थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का लगा, यानी कि जो है आपका कितना सिंपल क्वेश्चन था कि जी का मतलब क्या है, जी का मतलब क्या है? तो जी का मतलब गुरुत्व त्वरण, लेकिन आपको गुरुत्व त्वरण ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं है। तो यही होता है, आपको मालूम रहेगा लेकिन ऑप्शन में ऐसा जो है कन्फ्यूजन क्रिएट करके आपसे ऑप्शन डाला जाएगा कि आप जो है न जान के भी जो है गलती कर बैठेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मॉडरेट करके डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर होगा कि जो है आपका किसी भी वस्तु द्वारा क्या दिया था? स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का त्वरण, यानी कि स्वतंत्र रूप से जो वस्तु गिर रही है उसका त्वरण जो है वही है आपका जी। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा और इससे कुछ जानकारी मिली होगी। और यदि आप बिहार पॉलिटेक्निक की इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है आपका वीडियो था, जो कि 2018 में पूछे गए सारे फिजिक्स के क्वेश्चन का डिस्कशन था। तो आई होप हमारी मेहनत को आप सफल बनाएंगे। आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और थोड़ा सा और हमारे प्रति प्यार जगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और ज़्यादा प्यार लगे तो कुछ और अपने दोस्तों को बात के ज़रिए आप बताइएगा कि हमारे जो है यूट्यूब पर एक TVL कोचिंग है जिसमें आपका इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराया जाता है। तो इस तरह जो है थोड़ा सा और हमारे जो TVL कोचिंग का ये जो चैनल है थोड़ा सा और बिखरेगा, और जब बिखरेगा तो थोड़ा सा और जो है इस पर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, और जब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो कुछ और अच्छा कर गुजरने का हम भी प्रयास करेंगे। ओके, तो आज के सेशन के लिए इतना ही जान देते हैं। नेक्स्ट सेशन में जो है हम लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद जो है मैथ का क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।